हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम है आप सभी का। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर की क्लास है इसमें मैंने टारगेट किए हैं यूपीएससी, पीसीएस और बाकी एग्ज़ाम्स, उसके अकॉर्डिंगली कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा लाइक फ्लेवर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये मैंने आपको कल भी एक आर्टिकल समझाया था, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। इसके रेफरेंस में आपको बताना है सही स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहता है अल्सरेटिव कोलाइट्स affect only the large bowel but Crohn's disease affect any part of the gut from mouth to anus. The medications to treat Crohn's disease are steroids and a new class of drugs called biologics. Ulcerative colitis is also treated similarly, though group of drugs called aminosalicylates. आपको कब बताना है करेक्ट। तो बेसिकली ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है, जैसे हमारे शरीर के सोल्जर्स भी कहा जाता है, जो दुश्मन से लड़ता है, वो गलती से अनजाने में कुछ ऐसे सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है ह्यूमन गट में जो जो उसे लगता है कि वो एनिमी है, दुश्मन है, और उस पर वो अटैक करता है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है म्यूकोसा। म्यूकोसा मतलब एक मॉइस्ट पार्ट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ सम ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं, जैसे पेट हो गया, माउथ हो गया। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट जो बच्चा होता है, खासकर बच्चों में देखा गया है कि उसे ये बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे फीवर होगा, लूज टूल्स होंगे, डायरिया हो जाएगा, खून जिसमें खून भी निकलेगा, तो उनका इम्यून लेवल बहुत ही कम हो जाता है, उनका वेट लॉस हो जाता है, मसल्स मास एंड मे हैव विटामिन डेफिशिएंसी। अभी ये केस देखा गया था आंध्र प्रदेश में 10 साल की बच्ची के साथ। ये रिपीटेड है, यू कैन इग्नोर। तो एब्डोमिनल पेन भी होता है। एब्डोमिनल मतलब होता है एब्डोमिनल, जो हमारा पेट का लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे पेन भी होगा बच्चे के। अब इस बीमारी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 2 प्रकार की बीमारी होती है। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो सिर्फ बड़ा जो बाउल होता है, बाउल मतलब सूजन सी भी आ जाती है, तो उसको अफेक्ट करता है। जबकि क्रॉन्स डिसीज़ होता है जो हर पार्ट को कर सकता है, फ्रॉम माउथ टू एनस। Sometimes when we find it difficult to distinguish between these two conditions, we label it indeterminate colitis. ठीक है, जब हमें पता नहीं चल पाता है, जल्दी से पता भी नहीं चल पाएगा बच्चे को, अगर वेट लॉस हो रहा है, खाना नहीं खा रहा, भूख नहीं लग रहा, अनेबल टू फाइंड आउट एक्चुअल डिसीज़, तो वो डिसीज़ आपकी IBD है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कंफर्म है, बट ये पाया गया है। अब जो क्राउन्स डिसीज़ है, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गई, ये वाली स्टेटमेंट से, है ना। पहली ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो गई। सेकंड स्टेटमेंट में है जो क्राउन का डिसीज़ है, डेट कैन बी ट्रीटेड विद वेरी इफेक्टिव मेडिकेशंस डेट कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है उसको कंट्रोल कर सकता है, एंड सप्रेस द डिसरेगुलेटेड एंड ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम। तो ये मेडिसिन्स को जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, स्टेरॉइड्स आते हैं और कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका नाम रखा है बायोलॉजिक्स। तो आपकी ये दूसरी स्टेटमेंट भी सही हुई। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ऑल्सो ट्रीटेड सिमिलरली दो अनदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स। दोनों में दवाइयाँ दे के ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक दवाई का नाम है बायोलॉजिक्स और दूसरी का नाम है एमिनोसैलिसिलेट्स। ठीक है, तो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स सही हुई, हेंस द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा द पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फिनटेक सेक्टर, यानी SROFT। ये अभी RBI ने ही फ्रेमवर्क, अभी नहीं, ये पहले का है, बट चर्चा में अगर ये चलता है तो न्यू इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है UPSC। टू रेगुलेट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टू इस्टेब्लिश गाइडलाइंस फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, to promote self-regulations within the fintech industry, to encourage government intervention in financial technology। तो सही आंसर है आपका फिनटेक इंडस्ट्री को प्रमोट करना, सेल्फ रेगुलेट करना। तो ये इस साल जनवरी में ही लॉन्च हुआ, रिलीज़ किया था RBI ने। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को, मतलब हर कंपनी खुद ही सेल्फ रेगुलेट हो, ये नाम दिया गया
तो आरबीआई का यही है कि वो प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग करेगा। अकॉर्डिंगली entities meeting or intending to meet the eligibility conditions requirements of this framework may submit an application form along with the required enclosures। ठीक है। कल हिंदू में टोबैको का एक आर्टिकल था, वो भी मैंने एड्रेस किया था। ये पूरा आर्टिकल क्या सही है ये बताना है। इट इज़ अ हाईली इरोसिव क्रॉप that rapidly depletes soil nutrients. The plant is also a major contributor to deforestation. India has the world's highest number of tobacco consumers। देखो ये तो गलत है, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे चाइना है। 26 करोड़ लगभग हमारे भारत के अंदर कंज्यूमर्स हैं, इसके बाद आता है इंडिया, तो थर्ड गलत हुई। टोबैको के लॉस बहुत है। इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स यही था कि भाई भारत के अंदर टोबैको से इतनी बीमारियां हैं, फिर भी टोबैको का जो प्रोडक्शन है, जो कंजम्पशन है, वो नहीं रुकता। एक्ट भी आए, इंडिया वर्ल्ड लेवल पे फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल का 2005 में सिग्नेटरी भी बना, फिर भी अच्छा मैन्युफैक्चरर्स को ही बंद कर दे, लेकिन वो करते नहीं हैं। कंज्यूमर्स पे मैन्युफैक्चरर्स को बस एक लिमिट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन है, देखो यहाँ पे ये इसका जिक्र है, ये जो प्लांट है इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। अप टू 5.4 kg ऑफ वुड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 1 kg ऑफ टोबैको। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी लकड़ियाँ जो है वो रिक्वायर होती है 1 किलो टोबैको बनाने में। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है, जंगल कितने कटते जा रहे हैं, पेड़ जो है वो कट रहे हैं। ठीक है। और 1.7 लाख टन्स ऑफ वाटर एवरी ईयर इन इंडिया, ये भी जो कंजम्पशन ऑफ टोबैको है वो जनरेट करता है इतना वेस्ट, वाटर नहीं वेस्ट, इतना वेस्टेज भी होता है, सोचिए। खैर, तो आपका सही आंसर क्या हुआ? आपका सही आंसर हुआ 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्किंसन डिसीज़, ये पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है? पहली स्टेटमेंट, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स। एक ऐसी बीमारी जो जिसमें आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो दिमाग है, न्यूरोलॉजिकल है, वो डिसऑर्डर होने लगते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैनी रिसर्चर्स हैव सजेस्टेड दैट वुमेन आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय पार्किंसंस देन मैन। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर ये उल्टा है। वर्ल्ड लेवल पे मैन को ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ओनली रेडियोलॉजिकल टेस्ट कैन डायग्नोज पार्किंसंस डिसीज़। नो, पार्किंसन को जल्दी से बताना यही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। ये ज़्यादातर बुढ़ापे में होता है, लेकिन कुछ यंगर लोगों को भी हो सकता है, वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। आदमी पुरुष को ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, महिला। प्रिविलेंस ऑफ दिस डिसीज़ की बात करें पिछले 25 साल में तो ये डबल हुआ है। भारत में जो ग्लोबल लेवल पे पार्किंसन डिसीज़ है उसका जो बर्डन है वो अराउंड 10% है। कॉज जो है वो फुली अभी तक नहीं पता चल पा रहा कि इसका मेन पीछे कारण क्या है। ये माना जा रहा है कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। दोनों की वजह से ही नर्वस सिस्टम में इम्पैक्ट होता है बैडली। ठीक है। और ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ डोपामाइन। जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स डोपामाइन को प्रोड्यूस करते हैं, उसका लॉस होना शुरू हो जाता है, विच लीडिंग टू मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स। ठीक है। मोटर सिम्टम्स में क्या होता है कि हमारी बॉडी धीरे चलेगी, ट्रेमर्स आ जाएंगे, अचानक से चक्कर आ जाएंगे। ठीक है। धीरे हम चल नहीं पाएंगे। नॉन मोटर क्या होता है, जैसे कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होना, नींद ना आना, पेन रहना, सेंसरी प्रॉब्लम्स, झंझनाहट फील होना। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस पार्किंसन डिसीज़। ट्रीटमेंट क्या है? कोई भी परमानेंटली ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ थेरेपीज़ हैं, मेडिसिन है, सर्जरी है, रिहैबिलिटेशन है, विच कैन रिड्यूस द सिम्टम्स बट नॉट परमानेंटली इट कैन क्योर द पार्किंसन डिसीज़। ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन है डेट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन। ठीक है। 11 अप्रैल को वर्ल्ड लेवल पे पार्किंसन डिसीज़ सेलिब्रेट नहीं कहेंगे,
वो इसके उपलक्ष्य में अवेयरनेस फैलाता है, क्योंकि एक तो बीमारी है तो सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है टू एम्पलीफाई अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस डिसीज़ इंटरनेशनली। ठीक है, अभी हाल ही में लाहौर डिक्लेरेशन न्यूज़ में था। आखिर क्या है ये लाहौर डिक्लेरेशन? बेसिकली ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पीस, एक आपका पीस टॉक है जो 1999 में हुआ था। तो अभी हाल ही में ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने 28 मई को ये कहा कि पाकिस्तान ब्रोक द लाहौर डिक्लेरेशन आफ्टर इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी केम टू इंडिया। तो उनका ये ब्लेम था कि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन को तोड़ा है, ब्रेक किया है। और ये लाहौर डिक्लेरेशन क्या था? ये क्या ऐसा एग्रीमेंट था जो अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था, जिससे कि जो रिश्ते हैं आपस के वो थोड़े से और सुलझें, पीसफुल रहे। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं वॉल्यूशन हो रहा है जो अभी नवाज शरीफ की स्टेटमेंट थी। तो क्वेश्चन पूछ लेगा लाहौर डिक्लेरेशन क्या है, तो कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, अभी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं मैंग्रोव्स के ऊपर। मैंग्रोव्स हम सबको पता है बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं कोस्टल एरिया में। तो अभी क्या हुआ है कि भाई पहली बार ऐसा है जो IUCN है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, उसने इसको दर्जा दिया है, कंजर्वेशन स्टेटस दिया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम है ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैंग्रोव्स इकोसिस्टम की, कि जिसमें ये दिखा रहा है कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनके यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स है डेट नीड टू बी फिक्स्ड फॉर कंजर्वेशन रीजंस। ठीक है, तो उसमें आपके कौन कौन से हैं? तमिलनाडु यानी भारत है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। इन तीनों को ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया गया है। ये अगर हम असेसमेंट की बात करें तो 22 मई को ये निकल के मतलब एक रिलीज़ हुआ है कि 36 प्लेसेस हैं पूरे वर्ल्ड के अराउंड में, जो जिसके अंदर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड सम वार्म टेम्परेट कोस्ट आते हैं। कोस्टल एरिया के अगल बगल में ही ये मैंग्रोव्स उगाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उगाए नहीं जाते, नेचुरली देखे जाते हैं। तो उसमें से ये पता चला कि भाई कुछ साउथ इंडिया का पार्ट, श्रीलंका का, मालदीव्स का, और कुछ आपके नॉर्थ वेस्ट एटलांटिक वार्म टेम्परेट जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर्ड हो रहा है ना, खतरा है मैंग्रोव्स को। तो उसी को ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है ताकि उस पर सरकार एक्शन ले, उसको कंजर्व करे, उसको प्रोटेस्ट करे। मैंग्रोव्स होते क्या हैं? ये एक ऐसे पेड़ हैं जो ट्रॉपिकल, जो कोस्ट लाइन पे होते हैं, जिनकी जो जड़ें होती हैं वो जो सॉल्टी सेडिमेंट्स होती हैं पानी के अंदर, वहाँ पे होती हैं। इसमें फूल वगैरह सब होते हैं, बस सी ग्रासेस की तरह होते हैं, बट इनका जीवन होता है वो वाटर के नीचे होता है। बाकी जो होता है सी ग्रासेस उनके अबव वाटर होता है। ये श्रब भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है। ये मेनली कोस्टल के सलीन और ब्रैकिश वाटर में ही उगते हैं। दीज कैन ग्रो इन एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इनका जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, है ना। टिपिकली along coastline and tidal rivers, they have special adaptations to take in extra oxygen and to remove salt, which allows them to tolerate conditions that would kill most plants। ठीक है, ये इनकी एक स्पेशल अडेप्टेशन है। तो यहाँ पे अगर हम बताएं पूरा रीजन, तो वो ये कवर करता है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, विद द ग्रेटेस्ट मैंग्रोव्स एरिया विद इन 5 डिग्री ऑफ द इक्वेटर। सबसे ज़्यादा इक्वेटर के रीजन के 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे में सबसे ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंस में हम सबको पता है कि ये बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, लोकल पीपल, इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स भी देता है लोकल लोगों को, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द कोस्ट, फिशिंग एंड कीपिंग द वाटर क्लीन डिपेंड अपॉन दीज हैबिटेट्स। Losing mangroves area is bad for both the environment and the people who live in places that depend on them। ठीक है, इसीलिए सरकार के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको बचाया जाए। चलिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ हमारे पास एक न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो UPSC पूछ सकता है, वो है मोनोसोडियम
ग्लटमेट, ये मोनोसोडियम ग्लटमेट क्या है, जिसे सोडियम ग्लटमेट भी कहा जाता है। अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, जिसका डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री है, उसने डेवलप किया है एक नया तरीका टू मेक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होता क्या है, ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक जीन्स इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, कुछ स्पेसिफिक जीन्स के थ्रू इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया और यीस्ट। ठीक है। मोनोसोडियम ग्लटमेट क्या है, एक ऐसा फूड एडिटिव यानी कि खाने की टेस्ट बढ़ा देना, खाने का फ्लेवर इन्हांसर कह सकते हैं, जो खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। कुछ ये तो आर्टिफिशियली हुआ, लेकिन ये नेचुरली भी देखा जाता है कुछ फूड्स के अंदर, जैसे कि टोमेटोज़ है, चीज़ है, और किस फॉर्म में, इन दिस ग्लूटामेटिक एसिड फॉर्म में। तो ये नेचुरली भी पाया जाता है और इसे आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। ठीक है। नेचुरली जो है ये स्ट्यूज़ एंड मीट सूप्स में भी देखा जाता है। मोनोसोडियम का क्या है बता दिया, जैसे कि एक फ्लेवर इन्हांसर है जो ग्लूटामेटिक एसिड एन एमिनो एसिड से आया है, दैट इज़ नेचुरली फाउंड इन मैनी फूड्स। ठीक है। जापानीज साइंटिस्ट किकोने इकेडा ने 1908 में इसे डिस्कवर किया था। ठीक है। इसका खुद का टेस्ट नहीं होता, बट इट मेक्स अदर फ्लेवर स्टैंड आउट एंड टेस्ट बेटर। ठीक है। तो ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ है, डिस्पाइट मोस्ट पीपल थिंक। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो देखा जाए बहुत ही रेयर है, बहुत ही माइल्ड है। ये लोगों को ना तो मोटा करता है, ना ही इसका ब्लड प्रेशर पे कोई बिग इफ़ेक्ट है। ठीक है। चलिए, ये इसका हो गया। नेक्स्ट है आपका, अभी हाल ही में किस इंडियन को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ 2024 मिला है? राजेंद्र सिंह, तुलसी गौड़ा, आलोक शुक्ला। तो आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है। उसके बाद है आपका, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट है, इन्हें ग्रीन नोबेल प्राइज़ मिला है। उसके बाद आता है कि हाल में किस कंट्री के पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया है कि जो सेम सेक्स शादी करेगा वो क्रिमिनलाइज के तहत उसको सज़ा मिलेगी, वो है आपका इराक। तो सज़ा क्या है, 15 साल की इम्प्रिजनमेंट है इस तरीके के केस में अगर पाया गया तो। ठीक है। OECD क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी ये बताया है उसकी रिपोर्ट के अनुसार कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उसकी ग्रोथ क्या रहेगी 2024-25 में 6.6% रहेगी। अब OECD क्या है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 38 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 1961 में आया था। इसका मेन पर्पस है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट करना। ठीक है। अब इकॉनमी को बढ़ाना। ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई इनकम इकॉनमीज आती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज़्यादा हैं इसके मेंबर 38 में से। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ एंशियंट फॉसिल्स को डिस्कवर किया है मेघालय के किस हिल्स में, साउथ गारो हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स या जैंतिया हिल्स। तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है साउथ गारो हिल्स। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये कहाँ पे है, ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के नियर है। मेघालय स्टेट का ये पार्ट है जो मेघालय में जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को इस तरीके से है ना मैप, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ असम है, तो यहाँ पे आपका गारो है। पटकाई हिल रेंज एक्सटेंडिंग इनटू म्यांमार encompasses गारो हिल्स नोन फॉर हैवी रेनफॉल। तो सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश आती है, और गारो एक ट्राइब भी है जो यहाँ पे रहती है। ठीक है। और ये इस स्टेट के सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर सेशन हेयर ओनली। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।